और ये मुझे खुले मन से कहने में कोई दो राय नहीं है कि मेरी बात उठाते हैं। कोई डाउट नहीं है। मैं वहाँ दिल्ली में रहती हूँ, मुझे अपने ऑफिस बुलाते हैं कि आप इस मुद्दे पे नहीं, ये एकदम परफेक्ट बात कही आपने। तो उनसे सवाल भी पूछ रही थी, भैया कहाँ हिंदू मुसलमान लड़ाई करवा दिया है मैंने यूपी में काबा का करके। कहा वो पूरी तरह से फर्जी नोटिस था और उसका जवाब मेरे वकील ने दे दिया है। उनकी छवि धूमिल हो, है ना। मेरे लिए कोई भी संस्थान और सर जो होंगे उनसे ज्यादा बड़े मेरे लिए मेरे पति हैं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, इस वक्त हमारे साथ लोक गायिका नेहा सिंह राठौर हैं। नेहा सिंह राठौर पूरे देश भर में तब से चर्चा में है जब से इन्होंने ये गाना गाया था कि यूपी में काबा। तब से लगातार कुछ समय बीतता है, फिर विवादों में आ जाती हैं, फिर कुछ समय बीतता है, फिर विवादों में आ जाती हैं। अब एक बार फिर से नोटिस भेजा गया है आपको यूपी सरकार की तरफ से, यूपी पुलिस की तरफ से। क्या कहेंगे नेहा, नोटिस किस लिए टारगेट किया गया और किस लिए आपको नोटिस भेजा गया? देखिए, पुलिस प्रशासन के हिसाब से, यूपी सरकार के हिसाब से नोटिस मुझे इसलिए भेजा गया कि यूपी में काबा सीजन 2 जो मैंने गाना गाया है उससे समाज में तनावपूर्ण माहौल बन रहा है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है। ये सारी चीजों को लेकर के वो मुझे नोटिस भेजा गया था। जबकि मैं तो उनसे सवाल भी पूछ रही थी, भैया कहाँ हिंदू मुसलमान लड़ाई करवा दिया है मैंने यूपी में काबा का करके, कहाँ पे कौन सा FIR दर्ज हो गया है, बताओ मुझे ये सारी चीजें। तो उनका ये था। बाकी वो जो नोटिस था वो पूरी तरह से फर्जी नोटिस था और उसका जवाब मेरे वकील ने दे दिया है। मैं बार बार मार्कंडेय काटजू सर का जिक्र इसलिए कर रही हूँ ताकि वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकार और कौन होगा, किसको कानून की जानकारी। वो 20 साल वकील भी रह चुके हैं। तो मेरी अभी कल ही उनसे बात हुई थी, मैं गई थी कल उनसे मिलने इसी सिलसिले में। तो उन्होंने पूरा आश्वासन भी दिया है कि मैं आपके साथ हूं और कानून आपके साथ है, बिल्कुल आपने गलत नहीं किया है। और ये पुलिस प्रशासन, वो तो कह रहे थे कि दरोगा भैया पढ़ा लिखा नहीं है क्या, वो कैसे तुमको नोटिस देने चला आया। वो कानपुर देहात की पुलिस है, वो दिल्ली कैसे चली आई। तो वो तो बड़ा कह रहे थे, तो बड़ी हास्यास्पद बात हो गई। अब आप सोचिए, तो वो गैर कानूनी नोटिस था, उसका जवाब दे दिया गया। नहीं, एक सवाल है ना कि सैकड़ों कलाकार हैं, सैकड़ों लोक गायक हैं, बार बार विवादों में नेहा ही क्यों? भाई, मैं विवाद नहीं करना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि भैया बेरोजगारी का जब मैं गीत गाती हूँ तो आप लोग भी माइक लेकर के ऐसे नहीं आते हैं। अब तो मैं आज पटना आने वाली थी, आपका कई बार फोन आया। नहीं, जब भी आप बेरोजगारी की गीत गाती हैं तब भी बिहार तक पे मैं अपने चैनल पे तो चलाता हूँ। अगर कहेंगे तो मैं आपके लिंक आपको पर्सनल आपके व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दूंगा। बिहार तक को तो मैं कह भी नहीं रही हूँ। बिहार, ये एकदम सच बात है और ये मुझे खुले मन से कहने में कोई दो राय नहीं है कि मेरी बात उठाते हैं। कोई डाउट नहीं है। मैं वहाँ दिल्ली में रहती हूँ, मुझे अपने ऑफिस बुलाते हैं कि आप इस मुद्दे पे नहीं, ये एकदम परफेक्ट बात कही आपने। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे बेरोजगारी के जब मैं गीत गाती हूँ, महंगाई के जब मैं गीत गाती हूँ तो उस पर चर्चा ही नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं गीत नहीं गा रही होती हूँ, लेकिन जब मैं बिहार में काबा गा देती हूँ या यूपी में काबा गा देती हूँ तो चर्चा होने लग जाती है। और लोग मुझे कहते भी हैं कि ये तो बस इलेक्शन के टाइम पे गाती है। मैंने कहा नहीं भाई, चर्चा मेरी इलेक्शन के टाइम पे होती है। गाती तो मैं पिछले 2.5 सालों से लगातार, मुझे लगता है कि 300-400 गाने मैंने लिखे होंगे। उसमें से 100 गाने भैया बेरोजगारी के गाने होंगे। कहीं ना कहीं से घूम फिर के वो बिहारी मजदूरों पे आ जाते हैं, बेरोजगारी पे आ जाते हैं मेरे गाने, है ना। तो मेरे गानों की, बेरोजगारी के गानों की चर्चा नहीं होते हैं। यूपी में काबा, बिहार में काबा पे चर्चा हो जाती है। अब लगते हैं सांसद विधायक जवाब देने लग, तो चर्चा हो जाती है। इसकी तो मैं क्या करूं। क्या लगता है कि इस पूरे प्रकरण के पीछे कौन हो सकता है? क्यों बार बार आपको मतलब आपको टारगेट किया जाता है या फिर आपको नोटिस भेजा गया? इसके पीछे किसका हाथ लगता है आपको? नहीं, किसी एक व्यक्ति का हाथ जैसा मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, ये एकदम सही बात है कि सरकारों को अपनी आलोचना नहीं पसंद होती है, उनको वोट कटने का डर होता है। अब यूपी सरकार मुझे नोटिस भेज रही है, यूपी पुलिस मुझे नोटिस भेज रही है, तो मैं ये थोड़ी कहूंगी कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने ऐसा करके किया होगा। ये तो मैं तो पूरे सिस्टम को बोलूंगी ना कि भैया आपने किया है तो क्यों किया है। तो क्या बोलूं मैं इसमें। क्या उन्हें ऐसा लगता है कि नेहा जो है वो किसी एजेंडे को लेकर के गाना गाती हैं, किसी खास पार्टियों के लिए गाना गाती हैं? सवाल आपको उनसे करना चाहिए कि उनको क्या लगता है। अब उनको क्या लगता है ये मैं यहाँ से कैसे बता सकती हूँ। लगने को तो उनको बहुत कुछ लग सकता है। आप मुझसे वो पूछिए जो मुझे लगता है। इसी पूरे प्रकरण के बीच में आपके पति की भी खबरें सामने आई कि उनको नौकरी से निकाल दिया गया। हाँ, ये एकदम सही बात है।
कि मेरे पति को मेरे को पहले 2-3 दिन पहले नोटिस आता है, इसके बाद 3 दिन पहले शायद नोटिस आता है, और उसके बाद उनको, मैं अगर गलत बोल रही हूँ क्या, कितने दिन पहले नोटिस आया था, उसके बाद आपको पहले नोटिस आया था, बाद में इनसे रिजाइन मांगा गया था। आपने एक भावुक पोस्ट लिखा अपने फेसबुक अकाउंट पे, उसको मैंने पढ़ा था पूरा, क्या कहेंगे उसके बारे में, उस पोस्ट के बारे में? नहीं, वो मैंने लिखा था, और वो मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि मैं जब भी YouTube खोल रही हूँ, फेसबुक खोल रही हूँ, तो ये चर्चा चल रही है कि हिमांशु एक लापरवाह व्यक्ति थे, हिमांशु एक लापरवाह व्यक्ति थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दृष्टि संस्थान को जो है नीचा दिखाने की कोशिश, डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। भैया मैं तो कहती हूँ, बताओ किस इंटरव्यू में मैंने कहा है दृष्टि संस्थान के बारे में या विकास सर के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा, या फिर मेरे पति का कोई इंटरव्यू दिखा दो। अपने मन से आप लोग कुछ भी कह रहे हो, और क्योंकि हिमांशु मेरे पति हैं तो मैं क्यों चाहूंगी मतलब कि उनकी छवि धूमिल हो, है ना। मेरे लिए कोई भी संस्थान और सर जो होंगे उनसे ज्यादा बड़े मेरे लिए मेरे पति हैं। तो मैं देख रही हूँ लगातार हिमांशु एक लापरवाह व्यक्ति थे, इसलिए ये हो गया वो हो गया। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि एक कर्मचारी के तौर पे हो सकता है कि, और हिमांशु ये खुद इस चीज को एक्सेप्ट भी किए हैं कि हाँ मेरी छुट्टियां बढ़ गई थी, पर उनको टाइमिंग को लेकर के उनको भी संदेह है, मुझे भी है कि भैया इसी टाइम पे क्यों, जब मुझे नोटिस मिलता है 2 दिन बाद क्यों, ये मेरा भी सवाल है। उससे पहले तो कभी नहीं हुआ, जब इतनी छुट्टियां बढ़ रही थी तो उससे पहले तो कभी नहीं, उसके बाद भी नहीं हुआ ना, उसी टाइम क्यों हुआ। हम, मेरा कहना, ये जो भावुक पोस्ट की बात कर रहे हैं उसमें मेरा कहना यही है कि हिमांशु जब शुरू के दिन से ही दृष्टि संस्थान को लेकर के, विकास सर की छवि को लेकर के इतने सजग थे। आपको पता है, मेरे से भी कह रहे थे, वो होता है ना पर्सनली कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा सा गुस्सैल हूं, मैं थोड़ा सा उग्र हो जाती हूँ किसी भी बात पे, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हिमांशु बड़े धैर्य के साथ चीजों को हैंडल करते हैं। उन्होंने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से भी लिखा कि सर की छवि को धूमिल मत करिए, ऐसी इस तरह की अफवाह मत उड़ाइए। उनके साथ जो मेरा व्यवहार रहा है, चाहे वो एक अध्यापक के रूप में या फिर एक एम्प्लॉय के रूप में, वो बड़ा स्नेहपूर्ण रहा। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, वो मैं तो देख रही हूँ, उसकी भी स्क्रीनशॉट पढ़ा तभी मैंने। हाँ, वो मैं समझ रही हूँ। तो जब शुरू से ही हिमांशु इतने सजग हैं, तो फिर आप घूम घूम करके भैया क्यों इंटरव्यू दे रहे हो कि वो एक लापरवाह व्यक्ति था। मतलब आप उसको एक घोषित लापरवाह व्यक्ति बताना चाहते हैं मीडिया में घूम घूम करके। अच्छा, मतलब इसका मतलब तो ये हो सकता है कि अब इनको कौन काम देगा। लोग तो यही समझेंगे ना कि भैया ये तो हिमांशु, अच्छा ये तो वहां से इस्तीफा इसको इसलिए मांग लिया गया था क्योंकि ये एक लापरवाह व्यक्ति था। ये भी किसी दबाव में जो भी घटना, मुझे तो यही लगता है कि ये मतलब वही टाइमिंग का इश्यू है कि भैया उससे पहले आपने क्यों नहीं, जब इतनी ही इनकी छुट्टियां बढ़ रही थी, ये बहुत लापरवाह कर्मचारी थे, तो इस टाइम पे क्यों हुआ, ये टाइम को लेकर के। और जिस तरह से ये इंटरव्यू देते फिर रहे हैं मीडिया में कि वो एक लापरवाह व्यक्ति था, तो इससे मुझे आपत्ति है और ये नहीं होना चाहिए। हाँ, आप कहिए कि कर्मचारी के रूप में लापरवाह थे, चाहे सजग नहीं थे, चाहे जो भी उनका डेडिकेशन नहीं था, पर वो व्यक्ति के रूप में कोई लापरवाह कैसे हो सकता, आप ये कैसे कह सकते हैं। उनको जितना मैं जानती हूँ उतना उनको उनका संस्थान नहीं जानता होगा, ये एकदम सच बात है ना। हिमांशु कैसे व्यक्ति हैं ये तो मैं जानती हूँ, इनके घर वाले जानते हैं। आपके ऑफिस में वो कितने घंटे जाते हैं कि आप उनको व्यक्ति के रूप में लापरवाह घोषित कर रहे हैं, तो इससे मुझे आपत्ति है। अब इन सब चीजों से इतर हम 1-2 सवाल आपसे और बातचीत करेंगे। इन सब चीजों से इतर लोक गायिका हैं आप, होली का महीना भी आ गया है। देखा जाए तो होली के महीने में गाने जो है भोजपुरी के वो खूब सारे बनते थे और अभी भी बनते हैं, लेकिन पहले के गाने और अभी के गाने में क्या लगता है कि अंतर आ गया है कि पहले लोग गाना सुन करके होली मनाते थे, खूब धूमधाम से नाचते थे, क्या जो अभी होली को लेकर गाने बन रहे हैं उसको लेकर के लोग अपने परिवार के साथ वो गाने सुन सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं सुन सकते हैं, कान से खून निकल जाएगा। मैं तो इनके गाने वो पता नहीं कैसे, मैं क्योंकि भोजपुरी अपडेट्स रखती हूँ, बिहार की खबरों से अपडेट्स रखती हूँ, तो मुझे आ भी जाते हैं कभी कभी उनके गाने, इंटरफेस करने लग जाते हैं, दिखने लग जाते हैं। तो मैं तो देख रही हूँ वही लहंगा चोली से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। पिछले साल, आज के 5 साल बाद, 5 साल पहले भी वही लहंगा चोली में रंग डाल देंगे, 5 साल बाद भी वही जीजा साली देर। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, बिहार में की अगर हम बात करें या भोजपुरी कल्चर की भी हम बात करें, तो कोई जीजा साली इतना बदमाश नहीं होता जितना ये गानों में दिखाते हैं। चाहे कोई देवर भाभी जो है उनके बीच इस तरह के रिश्ते नहीं होते हैं। देवर भाभी को बड़ा ही मतलब अलग तरीके से वो पति की भूमिका में आ जाने की कोशिश कर रहा है ना।
जबकि ऐसा नहीं होता है। होली तो पति पत्नी के बीच भी खेली जाती है, भाई भाई के बीच भी खेली जाती है। सबके बीच खेली जाती है, देवर भाभी भी खेलते हैं, जीजा साली भी खेलते हैं, पति पत्नी खेलते हैं, भाई बहन खेलते हैं। होली तो मतलब वो तो सभी खेलते हैं ना, ऐसा नहीं है कि एक रिश्ते के बीच होली है। वो तो धर्म जाति इन सारी चीजों से बंधन को तोड़ करके होली खेली जाती है। लेकिन हाँ, ये लोग तो नरक मचाए हुए हैं। और एक गाना मैं आपको सुनाना चाहती हूँ जो इन पारंपरिक लोकगीत है। ये लहंगा चोली से हट करके 2 लाइन में गुनगुनाती हूँ। हे अइले अइले परदेसिया खेलन होरी, हे खेलन होरी, हो खेलन होरी, अइले अइले परदेसिया खेलन होरी। अरे जब परदेसिया दुआरवा पे अइले, जब परदेसिया दुआरवा पे अइले, रची रची के सिया बान्हेली गोरी, अइले अइले परदेसिया खेलन होरी। इस गाने में कितनी सुंदर भाव हैं इसके। मुझे नहीं पता मैंने अच्छा गाया या बुरा गाया, लेकिन इसके भाव देखिए कितना सुंदर लिखा गया है। नहीं, आपने गाया भी अच्छा, लेकिन क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या हो सकती है कि इतने अश्लील से अश्लील गाने जो है बनाए जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं संख्या जो है इसके, तमाम बातें हो रही है, आलोचना भी हो रही है, लेकिन फिर भी इसकी संख्या नहीं घट रही है। वजह तो देखिए कहीं ना कहीं मैं तो ऑडियंस को भी मानती हूँ, और ये लोग तो खुल्लम खुल्ला चैलेंज करते हैं मंचों से कि भैया तुम सुनना बंद कर दो, मैं गाना बंद कर दूंगा, ये कहते हैं। तो भैया ऑडियंस अब आपकी ये जिम्मेदारी है, आप सुनना बंद करिए। ये तो खुद कह रहे हैं कि आप सुनते हो तभी हम गाते हैं। और मैं ऑडियंस को भी उतना ही दोषी मानती हूँ, क्योंकि भैया आप उनके गानों पे नाचते हो। शादी विवाह में जहां देखो वहां लहंगा गोली चला देंगे, यही होता है यहाँ। तो उनका भी मोराल एकदम बूस्ट रहता है कि भाई मेरा ही गाना सबसे, इस ब्याह में, इस लगन में सबसे ज्यादा मेरा गाना बजा है। हाँ, ताल ठोक के कहते हैं ये लोग, 2-4 ठो हैं, आपसे में सब लड़ते भिड़ते भी रहते हैं। तो आप लोग अगर बंद कर देंगे इनके गानों पे नाचना, तो ये खुद ही इनका बाजार गिर जाएगा भाई। तो आप लोगों की जिम्मेदारी। वैसे कलाकारों को पर्सनल क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि दिल्ली बंबई जैसे शहरों में बड़ा थू करते हैं लोग। आपको पता है, एक कैफे में मैं गई थी, मैं सच्ची बता रही हूँ, तो वहां पे पंजाबी गाना बज रहा था। तो मैंने कहा भोजपुरी गाना बजाओ। मैं थोड़ा सा ऐसे करती रहती हूँ कि भैया क्या चल रहा है भोजपुरी को लेकर के, मतलब लोगों के मन में क्या है दूसरे राज्यों में। तो मैंने कहा भोजपुरी बजाइए भैया। तो एकदम से वो ऐसे देखने लगा मुझे। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? नहीं भोजपुरी नहीं चलेगा। मैंने कहा क्यों? हिमांशु थे वहीं पे, वो कहते जान दो ऐसी इस तरह की डिमांड क्यों कर रही हो। मैंने कहा नहीं मैं जानना चाहती हूँ। तो क्यों? तो वो तो बहुत वल्गर होता है, वो नहीं चलेगा। ये तो हाल है। तो भैया सुन लो, दिल्ली बंबई की बात नहीं है। ये लोग तो जाकर के दुबई में भी गंदे गाने गाते हैं, आपको पता है। भारत की बात छोड़िए, ये विदेशों में जाकर के भी गंदे गंदे गाने गाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भोजपुरी की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। आहत पहुंचती है कि बिहारी होने के नाते की इस तरीके का बात। बिल्कुल बिहारी हूँ भाई, बिहारी हूँ, भोजपुरी की लड़की हूँ। बहुत दुख लगता है, ऊपर से लड़की हूँ और दुख लगता है कि सारे गाने इन्होंने लड़कियों के लहंगे और चोली के ऊपर बना दिए। बहुत दुख लगता है, बहुत बुरा लगता है और बहुत बेइज्जती महसूस होती है। यहाँ तमाम बातें आपसे कर रहे थे, एक जाते जाते जो इंटरव्यू को खत्म करने से पहले एक लोक गीत होली को लेकर के आपसे और सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप अच्छा गाती हैं और हमें भी सुनने में अच्छा लगता है और व्यूवर्स को भी अच्छा लगता है। एक गाना बस। डायरी लेके बैठल नहीं किया, तनी थाक गई बानी भैया, फिर कबो सुनाई है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये लोक गायिका नेहा सिंह राठौर हमारे साथ ही तमाम मुद्दों पर हमारी इनसे बातचीत हुई। हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन दीपक के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।